बच्चों गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका सरकारी एजुकेशनल वर्क 3 चैनल में। आज पढ़ेंगे हम कक्षा 6 की विज्ञान का 8वां पाठ, शरीर में गति। बिल्कुल शांत होकर बैठिए तथा अपने शरीर में होने वाली गतियों का अनुभव कीजिए। आप बिल्कुल शांत होकर बैठ जाइए और आपके शरीर में जो गतियाँ होती हैं उनका अनुभव कीजिए। क्या आप समय समय पर अपनी पलकें तो झपकाते ही होंगे? श्वास लेते समय आप अपने शरीर में होने वाली गतियों का परीक्षण कीजिए। हम हमारी सांस लेते हैं और हमारी पलकों को भी झपकाते हैं। हमारे शरीर में क्या क्या परीक्षण होते हैं उनका परीक्षण, क्या क्या परिवर्तन होते हैं उनका परीक्षण कीजिए। हमारे शरीर में स्वतः ही अनेक गतियाँ निरंतर होती रहती हैं। जब आप अपनी नोटबुक में लिखते हैं तब आपके शरीर का कौन सा भाग गति करता है? जब आप मुड़ कर अपने मित्र को देखते हैं तब शरीर का कौन सा भाग गति करता है? उपयुक्त सभी उदाहरणों में आपके उसी स्थान पर रहते हुए भी आपके शरीर का कोई ना कोई भाग गति करता है। आप एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, आप उठकर अपने अध्यापक के पास जाते हैं, कक्षा के बाद विद्यालय के मैदान में जाते हैं अथवा विद्यालय के बाद अपने घर जाते हैं। इस स्थिति में आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर वास्तव में चलकर जाते हैं। आप चलकर, दौड़कर या कूदकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। आइए अपने मित्रों को अध्यापक एवं अभिभावकों से चर्चा करके सारणी 8.1 में भरते हुए देखते हैं। बुजुर्ग पौधों की गति को लेकर आश्चर्यचकित है। वह जानता है कि पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं करते हैं, परंतु क्या वे किसी दूसरे प्रकार की गति को प्रदर्शित करते हैं? बुझो यह जानना चाहता है। जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे गमन करते हैं? जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे जाते हैं? जंतु जैसे गाय पैर से चलती है। गाय में प्रयुक्त होने वाला भाग पैर। और जंतु कैसे गमन करते हैं? चलती है। मनुष्य पैरों से चलता है। सांप संपूर्ण शरीर को रेंग कर चलता है। इसी प्रकार पक्षी उड़कर भी उड़ते हैं, हवा में उड़कर भी जा सकते हैं, थोड़ी सी तो चल कर भी जा सकते। कीट मछली तैरकर। जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार गमन करते हैं, इसके बारे में हमें पढ़ना है कि वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाते हैं। चलना, टहलना, दौड़ना, उठना, छलांग मारना, रेंगना, तैरना इत्यादि जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के कुछ ढंग हैं। ये तरीका इस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के तरीके में इतनी अधिक विविधता है, बहुत विविधता है। क्या कारण है कि अनेक जंतु चलते हैं जबकि सांप रेंगता है और मछली तैरती है? विविधता हुई ना कि बहुत सारे जंतु तो चलते हैं, सांप रेंगता है, मछली तैरती है। मानव शरीर एवं इसकी गतियाँ। मानव के जो शरीर है ना, इसकी गतियाँ के बारे में जानते हैं। जंतुओं की विविध गतियों पर ध्यान देने से पूर्व आइए अपने शरीर की कुछ गतियों को ध्यानपूर्वक देखें। क्या आपको विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आनंद आता है? जब आप विद्यालय में जाते हैं, जब शारीरिक व्यायाम करते हैं तो आपको आनंद आता है? विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आपके हाथ एवं पैर किस प्रकार गति करते हैं? आइए हमारा शरीर जिन गतियों को करने में योग्य है, हम उनमें से कुछ शारीरिक गतियों को करने का प्रयास करते हैं। एक काल्पनिक विकेट पर काल्पनिक गेंद फेंकने का प्रयास कीजिए। आप अपना हाथ किस प्रकार घुमाते हैं? सोचिए। क्या आप इसे अपने कंधे से वृत्ताकार रूप में घुमा सकते हैं? वृत्ताकार रूप में। क्या आप कंधा भी गति करता है? पीठ के बल लेट जाइए तथा अपने पैर को चारों ओर घुमाएं। अपनी भुजाओं को कोहनी से ऊपर नीचे कीजिए। उसी प्रकार पैरों को
घुटनों में मोड़िए, अपने हाथों को अपने पार्श्व में सीधा तानिए, भुजा को मोड़ते हुए उंगलियों से कंधे को छूइए। आपने अपने हाथ का कौन सा भाग मोड़ा, सोचिए। हाथों को सीधा तान कर नीचे की ओर झुकने का प्रयास कीजिए। क्या आप ऐसा कर पाते हैं? करके देखना कभी। आपने शरीर के विभिन्न हिस्सों से गति करने का प्रयास कीजिए। इन परीक्षणों को सारणी 8.2 में नोट कीजिए। क्या कारण है कि हम अपने शरीर के कुछ अंगों को तो स्वतंत्र रूप से किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं। देखिए, जबकि कुछ अंगों को केवल एक ही दिशा में घुमा सकते हैं। हम अपने शरीर के कुछ भागों को घुमाने में असमर्थ हैं। क्यों हैं? क्रियाकलाप एक पैमाने को हाथ अपने हाथ पर चित्र 8.1 में दर्शाई गई स्थिति में रखें, जिससे आपकी कोहनी पैमाने के मध्य रहे। देखिए इस प्रकार। अपने मित्र से पैमाने तथा हाथ को एक साथ बांधने के लिए कहिए। अपने मित्र से कहिए कि हाथ को पैमाने के साथ बांधिए और अपनी कोहनी को मोड़ने का प्रयास कीजिए। क्या आप इसे मोड़ सकते हैं? अब पैमाना आपने बांध लिया इस प्रकार हाथ से, तो आप इस कोहनी को मोड़ सकते हैं क्या? जी बिल्कुल भी मेरे हिसाब से तो नहीं मोड़ सकते। कभी करके देखना। क्या आप अपनी भुजा को मोड़ पाते हैं? देखिए, हमारे शरीर की गतियाँ, जैसे कि गर्दन पूर्ण घूमता है नहीं, पूर्ण रूप से नहीं घूम सकता लेकिन आधा घूम सकता है। अंशतः घूमता है, हाँ। झुकता है, हाँ। उठता है। गर्दन को हम ऊपर को थोड़ा सा उठा भी सकते हैं, झुका भी सकते हैं। गति बिल्कुल नहीं करता, चलती नहीं है, गति नहीं करता। जी हाँ। कलाई, इसी प्रकार उंगली, घुटनों, एड़ी, पीठ, सिर, कोहनी, इनके बारे में अब आप सोचिए। आपकी जो किताब है ना उसको पढ़िए। क्या आपने ध्यान दिया है कि हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा पाते हैं जहाँ पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हुए हों, यानी कि जहाँ पर जॉइंट हो। हमारे शरीर के उसी स्थान को हम हिला सकते हैं या मोड़ सकते हैं जहाँ पर हमारी दो हड्डियाँ एक साथ जुड़ी हों, जैसे जॉइंट हो। जैसे देखो इस अंगूठी में यहाँ पर जॉइंट है, तो मैं इसको नहीं हिला सकती हूँ, मुड़ा सकती हूँ। इस प्रकार जॉइंट, जहाँ पर दो हड्डियों का जॉइंट हो, इस प्रकार से उसी स्थान को हम हिला डुबला सकते हैं। उदाहरण की कोहनी, कंधा अथवा गर्दन। क्या आप ऐसे कुछ अन्य भागों के नाम बता सकते हैं? इन स्थानों को संधि कहते हैं। इन स्थानों को क्या कहते हैं? जॉइंट को संधि कहते हैं। यदि यहाँ हमारे शरीर में कोई संधि नहीं होती तो आपके विचार में क्या हमारे लिए किसी भी प्रकार की गति करना संभव होता? बिल्कुल भी नहीं होता। ना तो हम उठ पाते, न बैठ पाते, न चल पाते, न उठ पाते, न बैठ पाते, न चल पाते। गति करना तो संभव ही नहीं होता। देखिए, वास्तव में इन संधियों को कौन सी वस्तुएं परस्पर बांधती हैं? सोचिए। अपनी उंगलियों द्वारा अपने सिर, चेहरे, गर्दन, नाक, कान, कंधे के पीछे, हाथ, पैर, उंगली एवं पदा उंगलियों को दबाइए। इस प्रकार दबाइए आप। क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ है कि आपकी उंगलियां किसी कठोर वस्तु को दबा रही हैं? ये कठोर संरचना अस्थियां हैं, मतलब हमारी हड्डियां हैं। अपने शरीर के अन्य भागों में इसी क्रिया को दोहराइए। इतनी सारी अस्थियां, जब अस्थियों को नहीं मोड़ा जा सकता है तब हम अपनी कोहनी को कैसे मोड़ लेते हैं? हाथ के ऊपरी हिस्से से लेकर कलाई के तक की एक लंबी अस्थि नहीं होती है। वास्तव में अनेक अस्थियां कोहनी तक जुड़ी रहती हैं। बहुत सारी अस्थियां जो हमारी कोहनी तक जुड़ी रहती हैं। इसी प्रकार हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से में अनेक अस्थियां होती हैं। बहुत सारी अस्थियां होती हैं हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से में।
हम अपने शरीर को कैसे उसी स्थान पर हिला या झुका नहीं सकते जहाँ ये अस्थियाँ एक दूसरे से मिलती नहीं हों। क्यों उस स्थान को क्यों हिला डुला नहीं सकते? विभिन्न गतियों में विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए हमारे शरीर में अनेक प्रकार की संधियाँ होती हैं। आइए इनमें से कुछ को बारे में जानें। कंदुक खल्लिका संधि। कागज की एक पट्टी को एक बेलन सिलेंडर के रूप में मोड़िए। रबड़ अथवा प्लास्टिक की एक पुरानी गेंद में एक छेद करके किसी एक निरीक्षण में उसमें मोड़े हुए कागज के बेलन को डालिए। इस कागज के बेलन को डालना है जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। आप कागज के बेलन को इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से। कटोरी है, गेंद है, कागज का बेलन बनाया हुआ है, इसको इस प्रकार से करना है। कंदुक खल्लिका संधि बनाना इस प्रकार से बन जाती है। को गेंद पर भी चिपका सकते हैं, इसको चिपका भी सकते हैं। गेंद को एक छोटी कटोरी में रखकर चारों ओर घुमाने का प्रयास कीजिए। क्या गेंद कटोरी में स्वतंत्र रूप से घूमती है? इस कटोरी को घुमाना है आपको। क्या कागज का बेलन भी घूमता है? मैं कल्पना कीजिए आप कि कागज का बेलन आपका हाथ तथा गेंद इसका एक सिरा कटोरी के कंधे के उस भाग के समान है जिसे आपका हाथ जुड़ा है। एक अस्थि का एक गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि की कटोरी रूपी गोइका में धंसा हुआ है। इस प्रकार की संधि सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है। क्या आप इन गतियों में उपयुक्त प्रकार की संधि है? कंदुक खल्लिका संधि इस प्रकार की होती है। देखिए, जांघ की अस्थि है, हमारी जांघ की अस्थि है। श्रोणी अस्थि, कंदुक खल्लिका संधि इस प्रकार है बच्चों। कोई अन्य उदाहरण खोज सकते हैं। इस अनुभव के प्रारंभ में शरीर के विभिन्न भागों को हमारे द्वारा दी गई गतियों का स्मरण कीजिए। धुराग्रह संधि गर्दन तथा सिर को मोड़ने वाली संधि धुराग्रह संधि है। इसके द्वारा सिर को आगे पीछे या दाएं बाएं घुमा सकते हैं। इन गतियों को करने का प्रयास कीजिए। यह गति हमारे हाथ की उसी गति के समान है। दुघ्रा संधि, दुघ्रा संधि विभिन्न प्रकार के विभिन्न जिसे कंदुका खल्लिका संधि द्वारा हाथ को पूर्णतः वृत्ताकार रूप में घुमा सकते हैं। दुघ्रा संधि एवं बेलनाकार संधि एक छलक में घूमती है। हिंज संधि घर के किसी दरवाजे को बार बार खोलिए और बंद कीजिए। इसके कब्जों को ध्यानपूर्वक देखिए। दरवाजे को आगे और पीछे की ओर खुले मैदान खुलने देता है। आइए कब्जे की गति के प्रकार को देखते हैं। एक मोटे कागज अथवा गत्ते का एक बेलन सिलेंडर बनाइए। गत्ते का सिलेंडर बेलन बनाइए जैसा कि चित्र 8.5 में दिखाया गया है। चित्र के अनुसार गत्ते अथवा कागज के बेलन के मध्य में एक छेद करके देखिए। छेद करके एक पेंसिल लगाइए। छेद में पेंसिल लगानी है। गत्ते का एक और टुकड़ा लेकर एक टुकड़ा और लेना है, उसको एक प्रकार मोड़िए, उसको उसी प्रकार मोड़ना है। ये आधा बेलन बन जाए, आधे बेलन की तरह मोड़ना है। इस प्रकार दूसरे बेलन को सरलता से घुमाएं। उस पहले वाले बेलन को सरलता से घुमाएं। आधे बेलन पर रखा पूर्ण बेलन कब्ज की भांति है। पेंसिल लगे बेलन को चलाने का प्रयास कीजिए जिस पर पेंसिल लगी उसे इस प्रकार की गति करता है। यह गति आपके द्वारा बनाए गए कंदुक खल्लिका संधि है। गति से किस प्रकार भिन्न है? हमने क्रियाकलाप 1 में कोने में इस प्रकार की गति देखी थी। देखिए, हिंज जैसी संधि द्वारा गति की दिशा। घुटनों की हिंज। जो कुछ हमने बनाया था वह अब हिंज से भिन्न है, लेकिन इससे और यह पता चलता है कि हिंज एक दिशा की गति होने देता है। कोनी में हिंज संधि होती है, इससे केवल धागे और पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है। क्या आप हिंज ऐसी संधि के कुछ और उदाहरण सोच सकते हैं? सोचिए। अचल संधि हमारे सिर की अस्थियों के बीच की कुछ संधियां उन संधियों से भिन्न है जिनकी चर्चा हमने अब तक की। ये संधियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती।
ऐसी संधि को चल संधि कहते हैं। जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो आप अपने निचले जबड़े को सिर से दूर ले जाते हैं। अब आप अपने शरीर के ऊपरी जबड़े को हिलाने का प्रयास कीजिए। क्या आप इसे गति कहते पाते हैं? ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य अचल संधि। देखिए, हमने केवल कुछ संधियों की ही चर्चा कीजिए जो हमारी अस्थियों को एक दूसरे से जोड़ती है। हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को विभिन्न आकृतियाँ कौन प्रदान करता है? हमारे शरीर के जो विभिन्न अंग होते हैं उनको विभिन्न अंग को आकृतियाँ कौन प्रदान करता है, जानते हैं। यदि आप एक गुड़िया बनाना चाहते हैं तो आप पहले बनाएं। क्या बनाएंगे? समग्र गुड़िया को आकृति देने प्रदान करने के लिए आप एक ढांचा तैयार करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे। हमारे शरीर की सभी अस्थियाँ ठीक इसी प्रकार शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण करती है। इस ढांचे को कंकाल कहते हैं। ढांचे का निर्माण करती है, ढांचे को क्या कहते हैं? हम कंकाल कहते हैं। इस प्रकार का होता है वो कंकाल। देखिए, कंकाल। हम कैसे जानते हैं कि यह मानव कंकाल की आकृति है? कैसे पहचानते हैं? हम शरीर की विभिन्न अस्थियों की आकृति के विषय में किस प्रकार जान पाते हैं? शरीर के कुछ अंगों में मौजूद अस्थियों और उनकी संख्या तथा आकृति के बारे में हमें तब पता चलता है जब हम उनका अनुभव करते हैं। अक्सर इस चित्र में हमारा जो एक्सरा होता है ना, उसका चित्र में शरीर की सभी कठोर अस्थियों की आकृति का पता लगता है। देखिए, इस प्रकार की आकृति मानव कंकाल। क्या कभी आपका अथवा आपके परिवार के किसी सदस्य का एक्सरे हुआ है? आपके घर में किसी का एक्सरे हुआ हो तो उसको देखना। कई बार चोट लगने के चिकित्सक एक्सरे करवाते हैं जिससे उन्हें अस्थियों को हुई संभावित क्षति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। उस एक्सरे से पता चल जाता है कि कहाँ पर कौन सी अस्थियों में क्षति पहुंची है या टूटी है। एक्सरे चित्र में से हमें शरीर की अस्थियों की आकृति का पता चलता है। आपने हाथ के अग्र एवं ऊपरी भाग तथा पैर के निचले एवं ऊपरी भाग की अस्थियों का अनुभव कीजिए। प्रत्येक अंग की अस्थियों की संख्या का पता लगाएं। आपके अंग की प्रत्येक अस्थि का पता लगाएं। अपने घुटनों और कोहनी की अस्थियों का ठीक इसी प्रकार करें। एक्सरे वाला चित्र देखिए, टखने एवं घुटने की संधियों के एक्सरे चित्र में तुलना करें कि प्रत्येक भाग में अस्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, अपनी उंगलियों को मोड़िए। क्या आप उन्हें प्रत्येक संधि स्थल पर मोड़ सकते हैं? सोचिए, आपकी मध्यमा में कितनी अस्थियां होती हैं? अपनी हथेली के पिछले भाग का स्पर्श करके अनुभव कीजिए। क्या इससे अनेक अस्थियां हैं? क्या आपकी कलाई लचीली है? यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी है जिन्हें कार्पेल कहते हैं। यदि इसमें मात्र एक ही अस्थियां होती तो क्या होता? देखिए, हाथ की अस्थियां। गहरी सांस भरकर इसे कुछ समय तक रोक के रखिए। अपने वक्ष एवं पीठ को हल्के से दबाकर अपनी अस्थियों का अनुभव कीजिए। जितनी पसलियां वक्ष की अस्थियों को आप गिन सकते हैं गिन लीजिए। चित्र 8.10 को ध्यान से देखिए और वक्ष की अस्थियों की तुलना अपने उपयुक्त अनुभव से कीजिए। हम देख पाते हैं कि देखिए, पसली की अस्थियां हमारी हैं कि पसलियां विशेष रूप से मुड़ी हुई हैं। वे वक्ष अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की संरचना करती हैं। इस शंकु रूपी बक्से को पेंसिल पिंजरे कहते हैं। वक्ष के दोनों तरफ 12 पसलियां होती हैं। इसके दोनों तरफ 12 पसलियां होती हैं। इसको पसली पिंजर कहते हैं। वक्ष को पसली पिंजर कहते हैं। वक्ष के दोनों तरफ 12 पसलियां होती हैं, 12 दर 12। हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग जिसे सुरक्षित रखते हैं।
आपने कुछ मित्रों को बिना घुटनों मोड़कर झुककर अपने गांव की उंगलियों को छूने का अपने पाँव की उंगलियों को छूने को कहिए। क्या आप यह चिकनी समतल अथवा अखंड हैं? अपनी इन अंगुलियों को अपने मित्र की गर्दन से प्रारंभ करके उसकी पीठ पर नीचे की ओर ले जाइए। आपके द्वारा अनुभव की गई यह संरचना मेरुदंड कहलाती है। यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना है जिसे केशुरुका कहते हैं। मेरुदंड 33 केशुरुकाओं का बना होता है। पसली, पिंजर भी वक्ष क्षेत्र की इन अस्थियों को जुड़ा है। यदि मेरुदंड केवल एक ही अस्थि का बना होता तो क्या आपका मित्र इस प्रकार नीचे झुक सकता? इसकी सहायता से झुक सकते हैं हम। इसे किसी दीवार को धक्का लगाने के लिए कहिए। उसे कहिए कि वह अपने हाथों से दीवार को पर धक्का दे। मेरुदंड का चित्र लगाने का प्रयास करें। क्या आपको उसके कंधे के समीप दो उभरी हुई अस्थियां दिखाई देती हैं? उन्हें हम कंधे की अस्थियां कहते हैं। शुरू का कंधे की अस्थियां। चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और संरचना की श्रेणी अस्थियों तथा बॉक्स के समान एक ऐसी संरचना बनाती है जो आपके अमावस्या के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करता है। यह कूल्हे वाला वह हिस्सा है जिसके सहारे आप बैठते हैं। देखिए श्रेणी अस्थियां। आपकी खोपड़ी अनेक अस्थियों के एक दूसरे से जुड़ने से बनी है। यह हमारे शरीर की अति महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क को परिबद्ध करके उसकी सुरक्षा करती है। हमने अपने कंकाल की मानव खोपड़ी बहुत सी अस्थियां तथा संधियों के बारे में चर्चा की। कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी हैं जो हड्डियों जितनी कठोर नहीं होती और उन्हें मोड़ा जा सकता है। उन्हें उपास्थि कहते हैं। देखिए आपने कान को स्पर्श कीजिए। क्या आप किसी कठोर अस्थि के भाग का अनुभव करते हैं जिसे मोड़ा जा सके? ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कान के ऊपर के भाग में अस्थियां होती हैं और कर्णपलिका कोई अस्थि नहीं है। क्या आपको उंगलियों के बीच दबाने पर कर्णपलिका एवं इसके ऊपर के हिस्से में कोई अंतर महसूस हुआ है? क्या आपको ऐसा लगा है कि कान का ऊपरी भाग उतना लचीला नहीं है जितना कि हमारी कर्णपलिका है, परंतु यह अस्थि जैसा कठोर भी नहीं है? यह उपास्थि है। शरीर की संधियों की उपास्थि पाई जाती है। हमने देखा है कि मानव कंकाल अनेक अस्थियों, संधियों एवं उपास्थियों से मिलकर बना होता है। आप उनमें से बहुत को देख सकते हैं, मोड़ सकते हैं अथवा गति दे सकते हैं। अपनी नोटबुक में कंकाल का स्वच्छ आलेख देखिए। हमने अपने शरीर की उन अस्थियों एवं उनकी संधियों के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली है जो विभिन्न प्रकार की गति करने में हमारी सहायता करती है। अस्थियों को इस प्रकार की गति करने के योग्य बनाता है। आपने अपने शरीर की इन अस्थियों को उनकी संधियों के विषय में जानकारी प्राप्त कर लीजिए। अस्थियों को पता लगाएं। अपने हाथ की एक मुट्ठी बनाइए। मुट्ठी को कठोर अंगूठे से इसी बाजू के कंधे को छूने का प्रयास कीजिए। देखिए इस प्रकार अस्थियों को गति प्रदान करने में दो पेशियां संयुक्त रूप से कार्य करती हैं।
क्या आपने अपनी ऊपरी भुजा में कुछ परिवर्तन अनुभव करते हुए दूसरे हाथ से इसे छूकर देखिए। क्या आपको कोई उभरा हुआ भाग दिखाई देता है? इसे पेशी कहते हैं। संकुचित लंबाई में कमी होने के कारण पेशियां उभर आती हैं। लंबाई में कमी होने के कारण। अब आप अपने हाथ को पुनः सामान्य स्थिति में ले जाइए। पेशियों का क्या होता है? क्या आप यह भी संकुचित अवस्था में चलते हैं अथवा भागते हैं? इस समय आपने पैरों की पेशियों में भी इसी प्रकार का संकुचन देखा है। संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है। यह अस्थि को खींचती है। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। जब आप दो पेशियों में से कोई एक संकुचित है तो अस्थि उस दिशा में खिंच जाती है। युगल की दूसरी पेशी शिथिल लंबाई में बढ़कर पतली हो जाती है, अवस्था में आ जाती है। अस्थि को विपरीत दिशा में गति करने के लिए अब शिथिल पेशी सिकुड़कर अस्थि को अपनी पूर्ण स्थिति में खींचती है, जबकि पहली पेशी अब स्थिर हो जाती है। पेशी केवल खींच सकती है, वह धक्का नहीं दे सकती। अतः एक अस्थि को गति देने के लिए दो पेशियों की संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। एक अस्थि को गति देने के दो पेशियां संयुक्त रूप से कार्य करती हैं। देखिए, क्या गति के लिए हमेशा अस्थियों एवं पेशियों की आवश्यकता होती है? दूसरे जंतु किस प्रकार चलते हैं? क्या आप सभी जंतुओं में अस्थियां पाई जाती हैं? केंचुओं अथवा घोंघे में क्या होता है? आइए कुछ जंतुओं की गतियों का अध्ययन करते हैं। जंतुओं के बीच की चाल। केंचुआ। बगीचे में चलते हुए केंचुए का निरीक्षण कीजिए। इसे पकड़कर एक स्याही शोक फिल्टर पेपर पर रखिए। इसकी गति का परीक्षण कीजिए। इसके पश्चात केंचुए को एक कांच की पट्टी या टुकड़े, टाइल अथवा किसी चिकनी सतह पर रखिए तो इसकी गति का परीक्षण कीजिए। क्या यह गति पेपर पर केंचुए की गति से भिन्न है? ऊपर की दो सतहों में से किस पर केंचुआ आसानी से चल सकता है? देखिए इसका संकुचित की गति। केंचुए का शरीर एक सिरे को दूसरे सिरे से सटाकर रखे अनेक छल्लों से बना प्रतीत होता है। केंचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती, परंतु इसमें पेशियां होती हैं जो इसके शरीर के घुटने और बढ़ने में सहायता करती हैं। चलने के दौरान केंचुआ अपने शरीर के पक्ष भाग को भूमि में जकड़ रखता है तथा अग्रभाग को फैला लेता है। इसके बाद वह अग्रभाग में भूमि को पकड़ता है तथा पक्ष भाग को स्वतंत्र कर देता है। इसके पश्चात यह शरीर को संकुचित करता है तथा पक्ष भाग को आगे की ओर खींचता है। इससे वह कुछ दूरी तक आगे बढ़ता है। केंचुआ का इस प्रक्रिया को बार बार दोहराते हुए मिट्टी पर आगे बढ़ता है। इसके शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं जो इसे चलने में सहायता करते हैं। यह अपने शरीर के हिस्सों को जमीन से किस प्रकार टिकाता है? इसके शरीर में छोटे छोटे अनेक शूल बाल जैसी आकृतियां होती हैं। ये सूख पेशियों से जुड़े होते हैं। ये सूख मिट्टी से उसकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं। केंचुआ वास्तव में अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है। उसका शरीर अनपचे पदार्थ को बाहर निकाल देता है। केंचुआ द्वारा किया गया यह कार्य मिट्टी को उपजाऊ बना देता है, जिससे पौधों को फायदा होता है। घोंघा। किसी बगीचे में एक घोंघे का अवलोकन कीजिए। क्या आपने इसकी पीठ पर गोल संरचना देखी है? इसके कवच कहते हैं और यह घोंघे का बृहद कंकाल है, परंतु यह अस्थियों का बना नहीं होता है। यह कवच एकल कंक होता है और यह घोंघे को चलने में कोई सहायता नहीं देता। वह घोंघे के साथ खिंचता जाता है। घोंघा देखिए चित्र में। घोंघे को एक कांच की पट्टिका पर रखकर इसका परीक्षण कीजिए। जब यह चलना प्रारंभ करे तब सावधानी से कांच की पट्टिका को अपने हाथों से अपने सिरे से ऊंचे उठाकर कांच के नीचे की ओर इसके चलने के ढंग का परीक्षण कीजिए।
कवच का छेद खुलने पर आपने इससे एक मोटी मांसा संरचना एवं सिर बाहर आते देखा है। मोटी संरचना इसका पैर और जो 1.5 पेशियों का बना होता है एवं सावधानी पूर्वक कांच की प्लेट को और थोड़ा सा झुकाइए। पैर की लहरदार गति दिखाई देती है। क्या घोंघे की गति केंचुओं की गति के तीव्र अथवा धीमी है? किसी कॉकरोच तिलचट्टा का परीक्षण कीजिए। तिलचट्टा जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है और वायु में उड़ता भी है। इनमें 3 जोड़ी पैर होते हैं और चलने में सहायता करते हैं। इसका तिलचट्टा जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है और वायु में उड़ता भी है। इनमें 3 जोड़ी पैर होते हैं जो चलने में सहायता करते हैं। इसका शरीर कठोर भरा कंकाल द्वारा ढका होता है। भरा कंकाल विभिन्न एकांकों की परस्पर संधियों द्वारा बनता है, जिसके कारण गति संभव हो पाती है। तिलचट्टा वृक्क से 2 जोड़े पंख भी जुड़े होते हैं। अगले पैर संकरे और पिछले पैर चौड़े एवं बहुत पतले होते हैं। तिलचट्टे में विस्तृत पेशियां होती हैं और पैर की पेशियां उन्हें चलने में सहायता करती हैं। वृक्क की पेशियां तिलचट्टे के उड़ने के समय उसके पैरों को गति देती हैं। पक्षी हवा में उड़ते हैं अथवा भूमि पर चलते हैं। बतख तथा हंस जैसे कुछ पक्षी जल में तैरते भी हैं। पक्षी इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूल होता है। उनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, जिनके कारण उनकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती हैं और बाद में पैरों की अस्थियां चलने एवं बैठने के लिए अनुकूलित होती हैं। अगर पाद की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी को पंख बनाती है। कंधे की अस्थियां मजबूत होती हैं। वृक्क की अस्थियां उड़ने वाली पेशियों को जकड़े रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती हैं तथा पंखों को ऊपर नीचे करने में सहायता करती हैं। पक्षी का कंकाल कागज की एक नाव बनाकर उसे पानी पर इस प्रकार रखिए कि उसका नुकीला भाग आगे की ओर रहे। इसे धीरे से धक्का दीजिए। चित्र 8.22 में क्या यह जल पर आगे की ओर तेजी से जाता है? देखिए इस प्रकार। नाव से खेलना। अब आप नाव को दोनों सिरों से पकड़कर इस प्रकार धक्का दीजिए कि वह चौड़ी ओर से जल में जाए। चौड़ी ओर से जल में जाए। इस प्रकार नाव जल में सरलता से चलती है। क्या आपने ध्यान दिया है कि नाव की आकृति काफी सीमा तक मछली जैसी है? मछली का सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला एवं नुकीला होता है। शरीर की ऐसी आकृति धार रेखा कहलाती है। इस प्रकार मछली इसकी विशेष आकृति के कारण जल इधर उधर बहकर निकल जाता है और मछली जल में सरलता से तैर सकती है। मछली का कंकाल 1.5 पेशियों से ढका रहता है। तैरने की प्रक्रिया में शरीर का अग्रभाग ढका रहता है। तैरने की प्रक्रिया में शरीर का अग्रभाग और मुड़ जाता है तथा पूंछ विपरीत दिशा में जाती है। मछली के अनुसार शरीर को मोड़ती है तो तीव्रता से उसकी पूंछ दूसरी दिशा में मुड़ जाती है। इससे एक झटका सा लगता है और मछली आगे की ओर चली जाती है। इस प्रकार के क्रमिक ताल को मछली आगे की ओर तैरती रहती है। पूंछ के पंख कार्य में उसकी सहायता होती है। देखिए मछली की तैरने। मछली के शरीर और पैर की पंख होते हैं और तैरते समय जल में संतुलन बनाए रखने की दिशा में निर्धारित सहायता करते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि गोताखोर अपने पैरों में इन पंखों की तरह विशेष आकृति पहनते हैं जो उन्हें जल में तैरने में सहायता करते हैं? सर्प कैसे चलते हैं? क्या आपने कभी सांप को फिसलते हुए आगे बढ़ते हुए देखा है, सीधा चलता हुए देखा है? जब सर्प का मेरुदंड
लंबा होता है। शरीर की पेशियां क्षीण व असंख्यक होती हैं, तब वे परस्पर जोड़ी होती हैं, चाहे वे दूर ही क्यों न हो। पेशियां मेरुदंड, पसलियों एवं त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़ती हैं। सर्प का शरीर अनेक बलों में मुड़ा होता है। इसी प्रकार सर्प का प्रत्येक वलय उसे आगे की ओर धकेलता है, जिसका शरीर अनेक वलय बनाता है। प्रत्येक वलय आगे की ओर धक्का देता है। सर्प की गति बहुत तेज गति से आगे की ओर चलता है, परंतु रेखा में नहीं चलता। हमने विभिन्न जंतुओं को गति प्रदान करने वाली अस्थियों एवं पेशियों के विषय में जानकारी प्राप्त की। पहली एवं भुजों के पिटारे में विभिन्न जंतुओं की गतियों से संबंधित अनेक प्रश्न इसी प्रकार के मस्तिष्क में अनेक प्रश्न उभर रहे हैं। उन्हें प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने अपनी पुस्तक गेट ऑफ एनिमल्स में स्वयं अपने आप से ऐसे अनेक प्रश्न पूछे हैं। विभिन्न जंतुओं के शरीर में विभिन्न भाग क्यों होते हैं? उन जंतुओं की विशेष गति में किस प्रकार के सहायक भिन्न जंतुओं के शरीर में अंगों में क्या समानता एवं भिन्नता है? विभिन्न जंतुओं को चलने के लिए कितने अंगों की आवश्यकता होती है? मनुष्य के 2 पैर तथा गाय भैंस के 4 पैर बहुत से होते हैं। 4 पैर होते हैं। जंतु संपाती होते हैं। क्यों? हमारे पैर के मुड़ने का ढंग हमारे हाथों की तुलना में अलग है। इतने अधिक प्रश्न संभव अपने क्रियाकलापों द्वारा अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने का प्रयास किया है। हमें कुछ और प्रश्नों के लिए उत्तर चाहिए। बेहतर जीवन के लिए योग प्राचीन भारतीय परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया। योग व्यक्ति को स्वस्थ रखता है। 21 जून को यह मेरुदंड को सीधा रखने में मदद करता है, जिससे आप सीधे बैठ झुक कर नहीं। योग की कई मुद्राएं ऐसी हैं जिसमें आप स्वयं का वजन उठाते हैं, जिसमें अस्थियां मजबूत होती हैं एवं ऑस्टियोपोरोसिस से बचाती हैं। ये जोड़ों की दर्द को कम करती हैं। अधिक बुजुर्ग लोगों में देखा जाता है कि इससे शरीर की सभी मांसपेशियां सक्रिय रहती है। इससे हृदय की स्वास्थ्य रहता है, जिससे वह अधिक दक्षता में कार्य करते हैं। कुछ योग आसन ऐसे भी प्रशिक्षण व्यक्ति देखें। हमने क्या पढ़ा है? मेरुदंड, कंदुक, खलीका संधि, सूख, उपाधि, गोहिका, चल, जंतुओं की चाल, हिंज संधि, पेशी, ब्राह्यकंकाल, श्रेणी अस्थियां, धूराग्रह संधि, पसली पिंजरे, कंधे की अस्थियां, कंकाल, धारोग्राह। अब आपके होता है चैप्टर समाप्त। अब प्रश्नोत्तर हम बाद में कराएंगे, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी लंबा हो गया है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अधिक से अधिक शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बच्चों तक अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाना, इनको और भी बच्चे पढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच।